शहीद भगत सिंह और ऐसे लोगों ने जो देश की आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी, उनका एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद था इस देश में भ्रष्टाचार, भूखमरी। तो शहीद भगत सिंह अपनी जेल डायरी में लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों बना या क्यों हूँ। उसमें ये मानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुख है, सबसे बड़ा कोई कष्ट है, तो वो है भूखमरी। और वो भूखमरी और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब किसी भी देश में साधन मौजूद हो, अन्न का भंडार भरे हुए हों, हजारों नहीं लाखों मीट्रिक टन अनाज उस निकम्मी सरकार की वजह से, नालायकी की वजह से सड़ जाता है, समुद्र में फेंकना पड़ता है। और दूसरी तरफ भारत जैसे देश में 22 से 30 करोड़ 22 से 30 करोड़ यानी अब 13 करोड़ अब, और इससे पहले 22 करोड़ लोग केवल एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम उनको भोजन मिलता है। 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन ही नहीं है कोई खाने का, जिनके पास अन्न का, जबकि हजारों लाखों मीट्रिक टन अनाज जो हमारा सड़ जाता है एफसीआई के गोदामों में। तो इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सबको शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा का उनकी संघर्ष की लाइफ से, उनके जन्मदिन पे क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय भीम, जय भारत, लाल सलाम। शुरू करते हैं कि राजनीति में जो इसका कारण, भूखमरी का जो कारण क्या है, राजनीति इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं या ये कारण बनता है। तो महंगाई का कारण, अब यूएनओ तो ये कहता है कि भी पोषाहार की कमी, पोषाहार जो है ना, एक अच्छा पौष्टिक आहार हमें बच्चों को या विश्व के लोगों को मिलना चाहिए। पोषक आहार तो दूर की बात है, अब यूएनओ की 5 संस्थाओं ने एक बहुत बड़ा डराने वाली एक रिपोर्ट पेश की है। वो ये कहते हैं कि लगभग 3 अरब लोगों के पास, 3 अरब का मतलब 300 करोड़ लोग, यानी चाइना और भारत के जितने दोनों को मिला दें तो इससे भी कहीं ज़्यादा लोग पूरे विश्व के अंदर, उनके पास पोषाहार ही नहीं, उनको खाना खाने के लिए, उनके लिए एक टाइम खाने का साधन नहीं है, ऐसे हालात है। और ये जो कोरोना जैसी महामारी की वजह से ये भूखमरी और ज़्यादा, इसकी स्थिति और ज़्यादा विकट होने जा रही है। ये हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ये चेतावनी कि इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सारे साधन हमारे पास मौजूद है, वर्तमान संकट जो विश्व भर में करोड़ों लोगों को भूखमरी की ओर धकेल देगा। वैसे समस्या पूरे विश्व की है, अकेले भारत की नहीं है। ये स्थिति ज़्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखमरी जैसे हालात का, इससे पहले भी हैरान करने वाली बात है कि इस समस्या से निपटने के पर्याप्त साधन हमारे पास मौजूद है। और अगर पर्याप्त साधन हमारे पास मौजूद हो तो फिर हम भूखे क्यों भाई। भारत की गिनती उन देशों के साथ भी है जहाँ भूखमरी की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये जो आरएसएस के लोग और बीजेपी इनके भक्त और जो बेशर्म जो इस देश के जो सत्ताधीश है, वो बड़ी बेशर्मी से इस बात का कहते हैं हम दुनिया के अंदर नंबर 1 होंगे, फलाना होंगे, विश्व गुरु होंगे। अरे क्या विश्व गुरु होंगे, तुम्हारी जो एक तिहाई आबादी जो भूख के कगार पे खड़ी है। ये मैं नहीं कहता, जो आपके एक इंडिया की संस्था वो कहती है, दूसरा विश्व यूएनओ की 5 संस्थाएं ऐसा बताएगी, मैं आगे उनका जिक्र करूंगा। ऐसे हालात है जब इसके बारे में बनाई गई नीतियां, योजनाओं, भ्रष्टाचार मुक्त अगर क्यों इससे पहले बहुत पहले ये सारा बना दिया गया, तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावी ढंग से कार्यरूप करना चाहिए, नहीं किया। भारत में खाद्यान्न की कोई कमी थोड़ी है, ये भंडारण के अभाव है। हजारों लाखों टन अनाज सड़ जाता है। भारत के पास चीन के बाद सबसे बड़ा, देखो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा, चाइना के पास सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है, पर चीन के बाद सबसे बड़ा अन्न भंडार अगर कहीं है तो भारत के पास है ना। और इस अन्न भंडार को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? 750 अरब रुपये सालाना खर्च करना पड़ता है। 750 अरब रुपये, कितना पैसा, बहुत बड़ी गिनती है। ये जीरो लगाने भूल जाएंगे हम, कितनी है, इतना पैसा हर साल। और ये धनराशि पता है घरेलू उत्पाद की टोटल जो हम पैदा करते हैं उसकी 1% से ज़्यादा है। इस अन्न, ये लोग जो इन लोगों के पास अन्न पहुँचाया जा सकता है, इसके लिए कोई अलग से नीति निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश में मौजूदा खाद्य वितरण प्रणाली जो दुकानें हैं ऑलरेडी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके तहत उनको पहुँचाया जा सकता है। विडंबना क्या है कि 21वीं सदी में आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि
भूख के ऊपर कि हमारे पास पर्याप्त भोजन है लेकिन पौष्टिक आहार भी उपलब्ध है। फिर हम कुपोषित एशिया में सबसे बड़ा कुपोषित अड्डा, कुपोषित सेंटर भारत है। अकेला भारत के अंदर 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषित है, जिनके बच्चे कुपोषित है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। पीछे अभी मार्च के अंदर हंगर स्ट्राइक में हमारा कभी देश जो 2014 के अंदर जो है 70वें नंबर पे था, 112वें नंबर पे आ गया टोटल 120 देशों की गिनती में। तो कितने शर्म की बात है। और ये जो है मोदी और दाढ़ी बढ़ा कर ऐसी बकवास जो लोग करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। इसके बाद लैटिन अमेरिका के कैरिबियन देशों का नंबर आता है। विश्व खाद्य जो विश्व में जितनी जो, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन संस्था है। 5 ऐसी एजेंसियां हैं। खाद्य कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अगर उसको देखें, परिदृश्य को देखें, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2020 में भूखमरी की सूची में 13 करोड़ 20 लाख अतिरिक्त लोग जुड़ जाएंगे। पिछले वर्ष में विश्व में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ की हर साल बढ़ोतरी हो रही है। देखो दुनिया के अंदर साधन, देखो हम चांद पे, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हर वर्ष आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखमरी के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, ये वो हैं जो एक डाटा है जो अलग अलग संस्थाएं सर्वे करती है, वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं, यूएनओ की संस्थाएं वो सर्वे करती है, उसमें से ये डाटा जो आया है। तो कितनी शर्म की बात है। कैसे हम इस देश को आगे, जब हम कहते हैं जी हमारे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और उनमें से ये मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नहीं लेके आते, जिस देश की 1/3 जनता भूखमरी के उस पर हो, तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से क्या लेके आएंगे। 2014 के बाद 6 वर्षों में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 6 करोड़ की वृद्धि। इससे पहले मार्च से पहले, इस मार्च 2020 से पहले 6 करोड़ लोग वृद्धि होगी 2014 से लेकर अब तक 5 साल में 6 करोड़। ये जो डाटा जो है वो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। वो ये कहते हैं कि उनकी जो मैंने जिन संस्थाओं का जिक्र किया वो संस्थाओं ने उन्होंने कहा कि कैसे, किस बात पे वो कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी, जलवायु, इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है। ये हो सकता है कि आर्थिक मंदी एक इसका कारण हो, जलवायु परिवर्तन इसका कारण हो सकता हो, संख्या में बड़ी संख्या में लोगों को भूखमरी की ओर धकेल देगा। ये सच है। महंगाई के तुम तेल अपने उद्योगपति मित्रों को राजी करने के लिए महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई जा रहे हो तेल की, और ये सब चीज़ों पर प्रभाव इसका पड़ता है। तो जब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो हर चीज़ महंगी होगी, तो फिर क्या होगा, इससे और ज़्यादा भूखमरी के शिकार होंगे। लगभग 3 अरब लोगों के पास पौष्टिक आहार का, पहले ही बोल दिया है कि 300 करोड़ लोगों के पास में पौष्टिक आहार नहीं होगा, खाना नहीं होगा। पौष्टिक आहार की जिक्र नहीं है कि भी वो जैसे मिल रहा है वैसे खा रहे हैं, वो ऐसी हालात है 300 करोड़ लोगों के पास में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है विश्व भर में भूखमरी की स्थिति कितनी विकट है। अगर भूखमरी होगी तो आप सोच के देखो क्या होगा आपके साथ। कुछ बड़ा खतरनाक है ये। भारत में खाद्य निगम द्वारा संचालित पीडीएस एक सिस्टम है, देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा तंत्र है। कम से कम खाद्य वितरण प्रणाली को शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इसका कारण है। जो हम चाहते हैं, जो रिजल्ट इसे लेना चाहते हैं, वो उसमें असफल रहे हैं। हर बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिन लोगों के पास है, एक मैंने ये बहुत करीब से देखा है, जो उचित मूल्य की दुकानें जिन लोगों के पास है, एक व्यक्ति के पास 5-5, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लोगों के पास देखा है कि बहुत बड़े माफिया जो है इस उचित मूल्य की दुकानों पे एक आदमी के पास 20-20, 25-25 जो है वो दुकानें हैं, वो कुछ पैसे दे के और वहाँ जो है उन लोगों को उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है। राशन की दुकानों के द्वारा जितना अन्न वितरित किया जाता है वह गरीबों को नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अन्न है जो खपता है, औसतन एक व्यक्ति को कितना दे रहे हैं हम, क्या कुछ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 1 किलो। सबसे ज़्यादा दुख ये बात है राशन की दुकान के वितरण करने वाला जितना भी हमारा, ये जो क्वालिटी इसकी क्या है, इतनी घटिया किस्म की होती है कि उसको पशु भी ना खाए, और लोगों को हम दे रहे हैं। क्यों? इस देश के नागरिक नहीं है? कितने घटिया लोग हैं हम, तो हमारी सोच कितनी घटिया है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वास्तव में जरूरतमंद लोगों के लिए 1997 में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय आया था कि भाई अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, साधन है, खाना है, हर चीज़ है, अनाज है, FCI में लाखों मीट्रिक टन अनाज जो सड़ जाता है, कुछ अच्छे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली तो उसका रिजल्ट है। उस समय जो 1997 में ये इसका PIL का कोर्ट का आदेश तो बहुत पहले का था, लेकिन 97 में सरकार ने एक किया कि इसका हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की
TPDS उसको शुरू किया। इससे क्या होगा कि भी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उन लोगों को रियायती दामों पे हम अनाज वितरण कराए वो देंगे। अनाज है, उसमें से चाहे दालें हैं, तेल है, चीनी है, ये सब कुछ हम देंगे। ऐसा एक 1997 में हमने केंद्र सरकार ने फैसला लिया। उसका रिजल्ट क्या निकला देखो, जो इन्होंने रिजल्ट चाहना चाहते हैं, जिस तरीके का ये काम करना चाहते थे, ऑलरेडी इनके पास में बहुत अच्छी 5 लाख से ज़्यादा इनके पास में 5 लाख से ज़्यादा उचित मूल्य की दुकान जो जिसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाता है, इनके पास ऑलरेडी वो दुकानें हैं। इसके बावजूद वो रिजल्ट क्यों नहीं मिला? इसके ऊपर सोचने वाली बात है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा वितरण जो है, इसके बावजूद देश की किसी इसके बावजूद प्रति किसी लोगों को इससे भी भली भांति समझा जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जितना हम चाहते हैं अंतर्गत वितरित किया जाना जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाता। कहाँ जाता है वो? इस संकट के कारण जिस तरह के हालात पैदा हुए उसका चौतरफा असर खाद्यान्न वितरण प्रणाली को बाधित लोगों को रोजगार छिन गया। बेरोजगारों को रोजगारों का अवसर कम हुए हैं। आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। भूखमरी का संदर्भ इतना ही नहीं है, बल्कि भूखमरी की बढ़ती समस्या के कारण से पहले भी विद्यमान थे। ये नहीं कि एपेडेमिक या कोरोना की वजह से, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ऐसा था। क्या था? अर्थव्यवस्था में पहले भी पहले से ही संकट है। एक हमारी एक संस्था है CMIE, क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक हमारी संस्था है। वो एक समय समय पे कोई इस टाइप की स्टडी करती रहती है, तो वो उसका एक स्टडी है। वो पता क्या कह रहे हैं, उनके हिसाब से 12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। किसके साथ मिलकर काम करती है? ये UNO के साथ मिलकर काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के हालात को बिगाड़ देने का अंदेशा पहले जताया था। अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति और सबसे बड़ी बुरी हालत क्या है कि लोगों के पास खरीद शक्ति नहीं रही। अब जब खरीद शक्ति नहीं रही, फैक्ट्रियों के गोदाम भरे हुए हैं, सब कुछ है फैक्ट्रियों में माल उनका बिकेगा नहीं। मेरे पास अगर मेरे पास में कोई खरीदने की शक्ति नहीं है तो मैं बाज़ार में जाऊंगा ही नहीं, बाज़ार की दुकान खुलेगी ही नहीं। तो ये हालात जो है अर्थव्यवस्था में मांग जो और आपूर्ति, मतलब इसको समझ पा रहे हो ना कि एक तरफ मांग है, डिमांड है, और दूसरा उसके सप्लाई चेन है। तो वो सप्लाई चेन कब आएगी? फैक्ट्री में उत्पादन कब होगा? तब होगा जब हम डिमांड बढ़ाएंगे। डिमांड के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? हमने क्या किया, मनरेगा को ढंग से चलाया ही नहीं। मनरेगा ऐसे हालत में क्या करना चाहिए था, हमें मनरेगा को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसमें जो 100 दिन का रोजगार था उसमें 50 दिन का भी नहीं दिया। दूसरा, अगर इस मौके पे अगर दूसरी कोई सरकार होती, मनमोहन सिंह जैसी, देखो मैं उसकी सरकार के खिलाफ भी हम बोलते रहे, लेकिन आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो मनमोहन सिंह 100 दिन के बजाय 200 दिन 250 दिन का रोजगार देता, और 200-250 दिन का अगर रोजगार देता तो लोगों के पास पैसा होता, लोगों के पास पैसा तो बाजार में आता तो उससे हर फैक्ट्री का, हर काम की, हर उसकी डिमांड बढ़ती, और उससे क्या होगा, हम अपनी पटड़ी, देश की पटड़ी इस पे आ जाती। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये बेरोजगारी हमें बर्बाद कर देगी। सड़कों में लूटपाट, घरों में डकैती, ये सब कुछ आगे बढ़ेगी। आप इस बात को सोच नहीं सकते। एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसके अंदर डरावनी, बड़ी भयावह ये जो है ना तस्वीर इस बात की होने जा रही है। ये मतलब एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का तथ्य उजागर किया। कुछ जनसंख्या का 5%, कुछ जनसंख्या का 5% जो वो है वो इससे प्रभावित है। इसके बाद 2 समस्याएं, एक भोजन की नहीं बल्कि इस समस्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भूखमरी को फैलने रोकने के लिए जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, आबादी के इस वर्ग को प्रति ज़्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत थी। सरकार को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन खेत मजदूरों को, छोटे किसानों उनको, दस्तकारों को कोई भी हो सकता है, दर्जी हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, सुनार हो सकता है, तेली हो सकता है, तमोली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुम्हार, बढ़ई, बुनकर है, बुनाई करने वाला, सिलाई करने वाला, खेती का काम करने वाला, लोहार है, मोची है, रिक्शा चलाने वाला है, सामान ढोने वाला है, फल फूल की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, या कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं। हर रोज़ दिन में दिहाड़ी, चाहे वो दिहाड़ी इसमें चिनाई के काम में करते हो, सड़क पे करते हो, या किसी दूसरे काम में करते हो, उन सबको उनकी आजीविका चलाने के लिए विशेष हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन परिवारों पर अगर ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा नुकसान। इसके अलावा किसी भी घर में अगर विधवा है, असाध्य रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है, अपंग है, 60 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, इससे भी कहीं ज़्यादा उम्रदराज लोग हो सकते हैं। उन सबको आजीविका को कोई निश्चित साधन हमें देना होगा। मुझे याद है
जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो अलग अलग पार्टियों ने एक अपना वो घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में किसानों की बात, आज किसान जिस तरीके से भूखमरी के कगार पे आ गए, एक 85% में नहीं 90% किसान ऐसे जिनके पास 2 से 5 एकड़ ज़मीन है, वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। किसान जो सड़कों पे बैठा है, रेलवे ट्रैक पे बैठा है, दिल्ली में बैठा है, पूरे भारत के अंदर, और केवल ये मोदी अपने मित्रों को, मोदी केवल मित्रों को, अपने धन्ना सेठों को और उनको राज़ी करने के लिए जो है उनकी ज़मीन को आगे से एक बहुत बड़े इसको वर्ग को जो है मुनाफा वसूली के लिए जो काम ये करने जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले कोरोना के बारे में कहा जनवरी में, हमने ध्यान नहीं दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इसके लिए कहा कि भाई आपके यहाँ भूखमरी का सबसे बड़ा केंद्र हब बनने जा रहा है, तो अब हम जान नहीं देंगे। तो क्या चाहते हैं, क्या होगा? क्या फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे? क्या इन काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या फिर ऐसे लोगों की फिर ज़रूरत है? कन्हैया जैसे साथी जो एक नारे लगाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी? भूखमरी से आज़ादी। तो सच में भूखमरी के हालात है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ भारत की एक संस्था ने भी कह दिया, जो विश्व स्तर की संस्था है, और यूएनओ की 5 संस्थाओं ने बोल दिया कि पूरा देश, पूरा विश्व में ऐसे हालात होने वाले हैं। सबसे बड़ा जो केंद्र होगा भारत का होगा। हमारे से नेपाल की स्थिति हमारे से अच्छी है, बांग्लादेश की स्थिति हमारे से अच्छी है। शर्म आनी चाहिए। मोदी जी, आप लोगों को दिखाते हो, अपने भक्तों को दिखाते हो, देखो 56 इंच की छाती चौड़ी करके कहते हो देखो पाकिस्तान डरा कि नहीं डरा। अब आप बताओ, आप में कोई बेशर्मी या शर्म कोई बची है कि नहीं बची? क्या करेंगे? अभी समय है, संभल जाओ। ये लोग आपको शहर में, आपके चेलों को, आपके भक्तों को शहर में, गांव में एक एक को टारगेट करेंगे, फिर मत करना। क्या हो गया? भूखा मरता क्या न करता। ये हालात, बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, इस देश के पास ज़्यादा समय है नहीं। 2-3 महीनों में हालात इतना भयावह हो जाएंगे। थोड़ी कृषि क्षेत्र है जिसकी वजह से थोड़े बचे हुए हैं। ये लोग कृषि क्षेत्र की वजह से बचे हुए हैं। जिन किसानों के ऊपर तुम लाठी और गोली और वाटर कैनन से पानी फेंक रहे हो ना, उन किसानों की बदौलत ये देश बचा हुआ है। अगर मजदूर, किसान और युवा आपके खिलाफ पहले हैं, किसान आपके खिलाफ पहले हैं। आपने बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर करके कोशिश की किसानों को इसको ध्यान बटाने की, लेकिन इससे तो आप में कोर्ट में खाज होगी। ये तो पंगा और ज़्यादा बढ़ गया। तो बाकी दूसरे वीडियो में आज इस बात को मेरी ये ड्यूटी पड़ती थी, श्रवण भारत की टीवी की तरफ से ये ड्यूटी बनती थी कि जो भयावह स्थिति है, जो सच है, वो समाज को दिखाया जाए। सच का है ना, क्योंकि मोदी भगत और बड़े नेशनल टीवी तो ये बात बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है, आपकी मेरी सबकी जिम्मेवारी बनती है, जो देश में व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं, अराजकता से दूर रहना चाहते हैं, इस देश के अंदर अराजक स्थिति ना हो, इन सब के लिए बचा के रखना चाहते हैं। इस देश को भूखमरी से बचाना चाहते हैं, बेरोज़गारी से बचाना चाहते हैं, और तो आपको ये इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इन सब बातों के साथ एक बार फिर